हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का 8वां पार्ट देखेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जेईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन को रखे जा रहे हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो सारे प्रश्न को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पार्ट वाइज, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो आय के वितरण में असमानताओं को कम करना। ठीक है, करारोपण का कार्य है आय के वितरण में असमानताओं को जो है कम करना। करारोपण का अनुकूल प्रभाव यह है कि करारोपण आय के वितरण में असमानताओं को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस दशा में कर विवर्तन संभव नहीं है? नहीं पूछा है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर सभी गलत हैं। ठीक है, क्योंकि बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, और मनोरंजन कर, उत्पाद कर, ये सभी जो है, ये चारों जो है क्या है, अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हैं। और चूंकि अप्रत्यक्ष कर का जो है विवर्तन संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनका जो विवर्तन होता है वो संभव होता है। ठीक है, और इसमें पूछा है संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनका विवर्तन संभव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई आंसर नहीं सही होगा, इसलिए आयोग द्वारा इसको जो है कॉमन नंबर सबको दिया गया था। ये LT 2011 में पूछा गया प्रश्न था, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कोई उत्तर सही नहीं हो रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया है? तो डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर डाल्टन ने वर्गीकृत किया था और उन्होंने 3 वर्ग में इसको बांटा था। पहला था आपका प्रतिगामी व्यय। ठीक है, प्रतिगामी व्यय। और दूसरा था आपका आनुपातिक व्यय। और तीसरा था आपका प्रगतिशील व्यय। ठीक है, प्रगतिशील व्यय। तो डाल्टन ने जो है सार्वजनिक व्यय को जो है आय के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया था। प्रतिगामी आय व्यय जिसे कहते हैं, प्रतिगामी व्यय वो होता है कम आय वर्ग को कम लाभ तथा अधिक आय वर्ग को लोक व्यय या कहा जाए तो अधिक लाभ। ठीक है, और जो आनुपातिक व्यय इन्होंने बताया था इसमें कहा था कि आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का लाभ होगा। ठीक है, और प्रगतिशील व्यय इन्होंने बताया था कि ऐसे सार्वजनिक व्यय जिनका अधिकांश भाग जो है निर्धन वर्ग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है जीएसटी मूल्यवर्धित कर है। ठीक है, जीएसटी मूल्यवर्धित कर है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जिसको जीएसटी कहते हैं। ठीक है, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। ठीक है, जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार से संबंधित है, उद्देश्य को ये पूरा करता है। और जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं को के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है और इसमें जो है केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ जो है अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, अतः कहा जाए तो जीएसटी एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं NK सिंह हैं वर्तमान में। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग कब से कब है? तो 2020 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं NK सिंह हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है नवंबर 2018 को, ठीक है, नवंबर 2018 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो NK सिंह को बनाया गया। और 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो होंगी वो 2020 से लेकर के जो है 2025 के तक रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। तो एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है सतत विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रोफेसर रोस्टोव की एक पुस्तक थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है उन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। पहला था परंपरागतवादी अवस्था, दूसरा था आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, और तीसरा था आपका आत्मस्फूर्ति अवस्था, और चौथा था आपका परिपक्वता की अवस्था, और पांचवा था जो है आपका अत्यधिक उपभोग की अवस्था। और इसी को उन्होंने टेक ऑफ स्टेज यानी सतत विकास प्रारंभ के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसका वर्णन जो टेक ऑफ स्टेज का वर्णन किया गया था, ये रोस्टोव की एक पुस्तक थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था और 5 स्टेज में इसको उन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यापार की अनुकूल शर्तें जो होती हैं ये आर्थिक विकास में बाधक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बाजार की अपूर्णताएं जो होती हैं उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव निर्धनता और दुष्चक्र आर्थिक विकास में बाधक हो सकते हैं। ठीक है, बाजार में अपूर्णताएं हो गए, प्रदर्शन प्रभाव निर्धनता दुष्चक्र, ये सब आर्थिक विकास में बाधक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यापार की अनुकूल शर्तें जो होती हैं किसी देश के आर्थिक विकास में बाधक नहीं होती हैं, बल्कि यह उस देश के विकास को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यापार की अनुकूल शर्तें होती है जो ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, इसमें बाधक नहीं होती हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीकी होनी चाहिए। तो किस प्रकार की तकनीकी होनी चाहिए? तो श्रम गहन की तकनीकी होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रम प्रधान तकनीकी वह होती है जिसमें उत्पादन कार्य में तुलनात्मक रूप से श्रम की अधिक मात्रा, जिसको श्रम सस्ता कहते हैं, ठीक है, और पूंजी की कम मात्रा, पूंजी जो महंगी कही जाती है, का प्रयोग किया जाता है, और इसे श्रम गहन तकनीकी या कहा जाए तो पूंजी बचतकारी तकनीकी भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके समर्थक अर्थशास्त्री जो माने जाते हैं लुईस था, मायर था, बोल्डविन था। ठीक है, तो ये सभी इसके जो है समर्थक थे। और पूंजी प्रधान जो होता है, पूंजी प्रधान जो अगर कहा जाए तो पूंजी प्रधान तकनीक जो है जिसमें सापेक्षिक रूप से पूंजी का अधिक और श्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, जॉन रॉबिन्सन ने समृद्धि मॉडल का संबंध है। तो किससे संबंधित है? तो वास्तविक समृद्धि दर से है, संभावित समृद्धि दर से तो ये गलत है, प्राकृतिक समृद्धि दर से तो ये भी सही है, अभीष्ट समृद्धि दर से तो ये भी सही है। ठीक है, यानी 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोड नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडलों में जो है संभाव्य वृद्धि दर हेराल्ड की प्राकृतिक दर के समान है। ठीक है, स्वर्ण युग में वास्तविक वृद्धि दर जो जी है तथा प्राकृतिक वृद्धि दर जीएन एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, और अभीष्ट वृद्धि दर जो होता है उसके अनुरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लिबस्टीन ने। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा, लिबस्टीन ने। ठीक है, और असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लेविस ने। ठीक है, आपका चौथा सही हो जाएगा। और सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरड और डोमर ने। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। और पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्ण युग किसने कहा था, किसने दिया था? तो ये जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और डी का 3 सही हो जाएगा। तो ठीक है, कूट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।